ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में हर सफलता एक बड़ा ही त्याग के बाद मिलता है। कई एक सफलता को पाने के लिए, एक सपनों को पूरा करने के लिए, कई ऐसी खूबसूरत लम्हे को हम छोड़ देते हैं। एक सफलता, एक सपने को पाने के लिए कई सारे खूबसूरत लम्हों को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, तब जाके अंधेरों से रोशनी प्रकट होती है। हम सफल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई सफलता प्राप्त कर लिए, लेकिन मैं बता दूं सफलता तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग छुपा होता है। चलिए शुरुआत करता हूं आज का सेशन। ये पर सेशन को लाइक कर दीजिए। और आज बेहतरीन सवाल हैं हर जगह के। देखिए टीआरई के, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। टीआरई की जो वैकेंसी है वो चुनाव से पहले ही आएगी। इसकी सूचना मुझे अंदरूनी है कि भाई चुनाव से पहले टीआरई की वैकेंसी आएगी 100%। लेकिन एग्जाम को लेकर अभी भी उहापोह है कि चुनाव से पहले परीक्षा होगी या चुनाव के बाद होगी। मुझे तो लगता है कि परीक्षा जिस तरीके से वैकेंसी में लेट है, थोड़ा परीक्षा मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही होनी चाहिए, चुनाव के पहले नहीं होनी चाहिए। चुनाव के पहले भी होगी तो हम तैयार हैं, चुनाव के बाद भी होगी तो हम तैयार हैं। लगातार जुड़े रहिए, लगातार लाइक करते रहिए। गुरु एकदम सेशन को लाइक कर दो। क्या भी है सर, आपसे एक बात बताना हो चाहता हूं सर, लाइव क्लास का इवेंट पहले से ही लगवा दीजिए। भाई लाइव क्लास जो होता है उसको मैं बोल देता हूं, मैनेजमेंट का टीम सामने है, लाइव क्लास को शेड्यूल पहले से कर दीजिए। सारे चीज का जो टाइम पे आप आते हैं, अभी तक 2 ही क्लास शेड्यूल हुआ है, पता है ना। एक हमारा क्लास शेड्यूल होता है, एक तुम्हारा, एक आशुतोष सर का क्लास शेड्यूल होता है, एक गणित वाले सर का शेड्यूल अभी टाइम पे नहीं हो पा रहा है। जब मन तब हो रहा है, रीजनिंग की क्लास जब मन तब हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। उनको भी बोलेंगे कि क्लास का शेड्यूल करवा दें पहले। क्लास अब पहले शेड्यूल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा सिस्टमेटिक होगा। टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन है, ठीक है। उस पर हम लोग टीआरई का बैच लॉन्च कर दिए हैं। टीआरई के बैच में हम लोग डेली 7 से 10 की क्लास लेते हैं, कभी कभी 7 से 11 की भी क्लास लेते हैं। लगातार एक कोर्स चल रहा है बेहतरीन तरीके से। उसी में आपको हम मटेरियल पूरा अपलोड, पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं।
साथ ही साथ उसका टेस्ट सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो अगर टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो उससे जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। तो इंस्टॉल कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से हमारा आप जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उससे आप जुड़ जाइए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूं। तो लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भारत में नव जागरण की शुरुआत, भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में नव जागरण, पुनर्जागरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ। जब ये तब शुरू हुआ जब बंगाल के लोग और महाराष्ट्र के लोग यूरोप घूमने गए। यूरोप में गए तो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से लोग परिचित हुए। जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, भैया कमेंट वैसे, हाँ, जब भारत में, बिल्कुल सही मनीष सिंह कौशिक, तो भाई मैंने क्या बोले, आपके नॉलेज का एक लेवल है बहुत बढ़िया, शानदार मनीष जी, पहले सुन लीजिए कहानी तब कमेंट हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। भाई भारत में जब लोग अंग्रेजी शिक्षा लिए, अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख लिए तो यूरोप के किताब उनके हाथ लगे। यूरोप में भारत से पहले ही नव जागरण पुनर्जागरण आ चुका था। नव जागरण और पुनर्जागरण का मतलब होता है नई सोच। कोई भी चीज को हम मानेंगे तो एक पूरा प्रमाण के बाद ही मानेंगे, यानी वैज्ञानिक सोच। एक वैज्ञानिक सोच, एक ऐसी सोच जिसमें एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिसमें न तो कोई कुरीति होगी, न कोई गलत रीति रिवाज होंगे, सब कुछ स्पष्ट होगा, न कोई भेदभाव होगा। तो गुरु, इस तरह का पुनर्जागरण, इस तरह का नव जागरण इससे पहले यूरोप में आ चुका था। यूरोप में नव जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुआ था। इटली, यूरोप में नव जागरण और पुनर्जागरण की शुरुआत पूछा जाए कहां से हुआ, यूरोप से हुआ। यूरोप में भी कहां से हुआ, इटली से हुआ। नोट कीजिए, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रेनेशा। पुनर्जागरण, नव जागरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेनेशा। रेनेशा की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप, सबसे पहले पूरे दुनिया में यूरोप के इटली से हुआ। और भारत में इसकी शुरुआत बंगाल से हुआ। बंगाल में इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे पहले, वो व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। भारत में नव जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत के पैगंबर, ये सब नामों से कौन जाने जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पैगंबर, पुनर्जागरण का पिता, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता, नेता किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय, वो अकबर नहीं, दूसरा वाले अकबर, अकबर द्वितीय ने, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय में, उनके नाम में राजा, राजा टाइटल किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया। राजा राम मोहन रॉय लिख लीजिए भैया, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरु, राजा राम मोहन रॉय। नोट कर लीजिए, राजा राम मोहन रॉय इसका आंसर हो गया। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले जो संगठन बनाया उसका नाम था आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में आत्मीय सभा बनाया। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आज का सेशन बेहतरीन होगा। कल हम लाइव नहीं ले पाए, इसका सबसे बड़ा वजह था हमारा पटना में लेट पहुंचना। मैं पालीगंज से आने में मुझे कल रात को 9 बज गए, क्योंकि पालीगंज में आम चुनाव है पंचायत का, तो उसमें हमारी ड्यूटी लगी है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई कल लेट हो गया, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूं। कल का सेशन मैं आपका नहीं ले पाया, पर मुझे किसी कीमत पर कुछ भी मिस कर दूंगा, पर आपका सेशन मिस नहीं करूंगा, इसका प्रॉमिस है। कभी कभार होगी लेकिन हमेशा नहीं होगी। एक बार सेशन से जुड़े हैं, एक बार चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे चले जाइएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। सेशन को लाइक कर दीजिए और हो सके तो लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिएगा। तो राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की, 1817 में अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। आराम से आज पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। 1817 में अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज बनाया। उसके बाद 1825 में
1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज बनाया। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ और 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुआ गुरु? तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में, ब्रिटेन के ब्रिस्टल नाम के जगह पर, ब्रिटेन के ब्रिस्टल नाम के जगह पर इनकी मृत्यु हो गई। एकमात्र धार्मिक सामाजिक सुधारक, एकमात्र समाज सुधारक जिनकी समाधि भारत में नहीं है बल्कि यूरोप में है, यूरोप के ब्रिटेन के ब्रिस्टल में है, वह है राजा राम मोहन रॉय। एकमात्र समाज सुधारक जिनकी समाधि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में है, ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं जिनके पत्रिका दो हैं। पत्रिका इनकी दो है इंपॉर्टेंट पत्रिका, एक का नाम है संवाद कौमुदी, एक का नाम है संवाद कौमुदी और दूसरे का नाम है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, दूसरे का नाम है मिरातुल अखबार। नोट कीजिए। चलिए भाई, 1825 में कितना शानदार सा फैक्ट दे रहा हूं, ऐसे ही मिल जाएगा स्क्रीनशॉट आपको, ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे हम। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी की भाषा है बंगला और मिरातुल अखबार की भाषा है फारसी। इनकी दो मैगजीन है, आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन न लो। इसके बाद इनकी दो किताबें भी है, इनकी दो किताब है। इनकी एक किताब का नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी एक किताब का नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी दूसरी किताब का नाम है, दूसरी किताब का नाम है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट। इनकी दो किताब है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ये भाई राजा राम मोहन रॉय की कहानी है। इसमें एक ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, इनके बारे में भी चर्चा कर लें। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी नामक जगह पे हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूला शंकर इनके बचपन का नाम था। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। भाई दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था बिरजानंद। इनको ज्ञान मिला था मथुरा में, मथुरा में इनको ज्ञान मिला था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा स्वराज शब्द दिया। स्वराज शब्द को देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द दिया था और दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। इनके बुक का नाम था, इनकी किताब के नाम था गुरु सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब का नाम था। और स्वराज शब्द किसने दिया? स्वराज शब्द भी इन्हीं का दिया हुआ था। तो भैया स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूला शंकर। ज्ञान हुआ कहाँ भैया? मथुरा में ज्ञान मिला, बिरजानंद के गुरु थे। इसके बाद एक ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में बात कर ले। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। जब राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो गया, जब राजा राम मोहन रॉय का निधन हो गया, तब ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही संभाला। क्वेश्चन आता है कि जब राजा राम मोहन रॉय मर गए, मृत्यु हो गई, तो भाई किसने संभाला ब्रह्म समाज की बागडोर? तो आंसर होगा स्वामी देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी एक समाज बनाया था, तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में क्या बनाया था? 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाया था। तत्वबोधिनी
सभा। क्वेश्चन आता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। नोट कर लीजिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाना आपका काम है। हिस्टोरिकल का मतलब कि हम आपके जो शिक्षक हैं, आप बहुत हमसे प्यार करते हैं। हम चाहते हैं गुरु कि आज आपका जो शिक्षक है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब होगा जब सेशन को आप लाइक कर देंगे और सभी लोग लिंक कॉपी करके अपने अपने स्टेटस में लगा लेंगे। तो भैया 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाया और ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय के मरने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर को ही ब्रह्म समाज का मुखिया बनाया गया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने खुद 1839 में क्या बनाया? तत्वबोधिनी सभा। ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, उनके पिताजी थे। इसका हम स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, एज इट इज जो लिखा है वैसे ही। अगले पेज पे हम लोग आते हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसकी स्थापना जानते हो किस लिए किया गया था? दक्षिण भारत में, खासकर केरल में जो अछूत लोग होते थे, जो ऐसे तो मैं नहीं मानता कोई निचला कास्ट और कोई ऊंचा कास्ट होता है, मेरे नजर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग अछूत माने जाते थे, जिनको लोग निचले कास्ट का मानते थे, कुछ उच्च जाति के लोग उन निचले कास्ट के लोगों को, अछूत लोगों को मंदिर में जाने से रोकते थे। मंदिर में नहीं जा सकते। अगर मंदिर में गलती से चले गए तो उस अछूत व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती थी, उन्हें तरह तरह के यातनाएं दी जाती थी और पूरे मंदिर को धुलवाया जाता था। अछूत या कोई निचले कास्ट का व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो उस पूरे मंदिर को धुलवाया जाता था, उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। पता है कितना बड़ा अपराध। एक इंसान, जो हर एक इंसान को एक प्रभु एक ईश्वर ने बनाया है, उसी में कोई ब्राह्मण एक शूद्र कैसे हो सकता है? खैर, जात पात का जो सिस्टम है वो अगर हो भी तो कम से कम छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, कोई ऊंच कोई नीच न रहे, मेरा कहना यह है। तो भैया अब बात चली है जाति पाति की, तो थोड़ा सा बता दें। गांधी जी चाहते थे कि जात पात हो पर भेदभाव न हो, लेकिन अंबेडकर चाहते थे कि जात पात ही न हो, कोई किसी जाति का व्यक्ति न हो। तो भैया अंबेडकर और गांधी में जाति को लेकर ही डिफरेंस है। गांधी कहते थे कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए, खाली भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर अंबेडकर का कहना था कि जाति ही नहीं होनी चाहिए। तो अंबेडकर और गांधी के बीच यही फर्क था। खैर, तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना, जो लोग अछूत थे, जो लोग निचले कास्ट के थे, उनको मंदिर भेजने के लिए, उनको मंदिर में प्रवेश कराने के लिए दक्षिण भारत के केरल में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। और इसका शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु इसके संस्थापक थे। और इसका उद्देश्य क्या था? अछूत लोगों को मंदिर में प्रवेश कराना। इसका उद्देश्य था अछूत लोगों को मंदिर में प्रवेश कराना। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, या तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बोलो या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बोलो। इसकी स्थापना 1828 में हुआ था। भैया पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, किसके लिए हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का उद्देश्य, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो उद्देश्य था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करनी है, इसी के लिए 1828 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई गई, जिसके संस्थापक पंडित नेहरू भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये वाला आंसर सही होगा, ई सही होगा, ई इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। भारत में चौथे व्यक्ति जिन्होंने सिविल सेवा का एग्जाम यानी आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले भारत के चौथे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जो नौकरी ज्वाइन करते ही रिजाइन कर दिया था। नौकरी ज्वाइन करते ही उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चौथे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम चितरंजन दास था। देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। और अगला पॉइंट लिख लो मेरे बहादुर बच्चों, लिखिए अगला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, एक बार 1938 हरिपुरा और दूसरी बार 1939 त्रिपुरी। मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह है त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो नॉर्थ ईस्ट में है, त्रिपुरी। तो भैया 1938 में हरिपुरा गुजरात, 1939 में त्रिपुरी में हुआ, वहां भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। लेकिन त्रिपुरी में गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी जी नहीं चाहते थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जब गांधी जी के विरोध के बाद भी चुनाव लड़ना स्वीकार किए तो गांधी जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस पार्टी के चुनाव 1938 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद का चुनाव कौन जीता? सुभाष चंद्र बोस जीते। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ना चाहते थे पर गांधी ने विरोध किया। फिर भी गांधी के विरोध के बावजूद वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लिए। गांधी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। यानी 1939 में दूसरी बार जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो गांधी को यह बात अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए गांधी जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी बोले कि रमैया की हार मेरी हार होगी, रमैया की जीत मेरी जीत होगी। गांधी के इतना कहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को अंततः कुछ ही महीनों में कांग्रेस पार्टी भी छोड़नी पड़ी और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो उनका चुनाव हुआ था उससे भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। 39 में अध्यक्ष भी बने और 39 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दिया और 1939 में ही उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने एक किताब लिखी इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। इन्होंने 3 नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 3 नारा दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुआ इस पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस कोई कहता है कि प्लेन क्रैश में मारे गए, कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवा दिया गया था, किसी ने करवा दी। लेकिन अब क्या हुआ इसकी फाइलें जब तक खुलेंगी नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। खैर, सुभाष चंद्र बोस के विषय में इतनी बात याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1929, 1938, 1929, 1936, 1937। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1929 लाहौर में, 1936 लखनऊ में और 1937 फैजपुर में। नोट कर लीजिएगा बाद में वीडियो को चलाकर। और सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, भी नोट कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? देखो गुरु, यहां 2 बताना है। एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नोट कीजिए, ये दोनों बताना है, ये अलग अलग दोनों है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अलग है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अलग है। ये दोनों अलग अलग है। इसकी स्थापना 1924 में हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ। कहां हुआ गुरु? तो कानपुर में। कहां हुआ?
कानपुर में, नोट कर लीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े, एक बार सेशन को तेजी से लाइक कर दो गुरु, लाइक करना जरूरी है। सेशन के लिंक को शेयर भी कर दीजिए। तो 1900 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुआ 1924 में, लेकिन जब इसमें सोशलिस्ट जुड़ गया, तब इसकी स्थापना किया गया 1928 में। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में इसकी स्थापना की गई। भाई पूछेंगे कि भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना खंडहर में काहे हुआ? क्योंकि क्रांतिकारी संगठन था, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सैनिक का इस पर नजर था, इसीलिए इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला खंडहर में किया गया। तो भैया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में, और 4 साल के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति बंगाल का, लिख लो भैया, अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, पहला क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या है? लिखो, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना 1907 में हुआ था, इसका स्थापना वारिंद्र कुमार घोष ने किया था। अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1907 में हुआ, यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। मैं बता दूं कि क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत पहले महाराष्ट्र से हुआ। क्रांतिकारी संगठन बनाना और क्रांतिकारी आंदोलन, इसकी शुरुआत पहले महाराष्ट्र से हुआ। लिखो, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में पहली बार महाराष्ट्र से हुआ। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। वारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, और बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। और महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन, महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था गुरु? नोट कीजिए जल्दी से, उसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत इसकी स्थापना 1904 में हुआ था, और संस्थापक थे दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर, नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था गुरु? तो यह था अभिनव भारत। लेकिन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, सिंह सभा की स्थापना किस राज्य में हुआ? सिंह सभा एक्चुअली में, सिंह सभा ये सिख धर्म में था। सिंह सभा किसके लिए था? सिख धर्म के लिए था, सिख धर्म के लिए था। पहली बात तो ये जान जाओ, सिंह सभा सिख धर्म के लिए था और ये पंजाब में था। आगे आते हैं। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? जो बताएगा उसे मिलेगा एक डेयरी मिल्क। जल्दी बताओ। सेशन को लाइक कर दो गुरु। रो क्यों रहे हो भाई इतना? सर आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही लाते हैं, एंशिएंट और मत। अरे आज एंशिएंट हिस्ट्री है भाई, आज एंशिएंट हिस्ट्री भी लाए हैं। काहे चिंता करते हैं? आज एंशिएंट हिस्ट्री के भी सवाल है, और मैं लाऊंगा और विषय के भी सवाल, और रेशियो में लाना है। अब टेक्निकल टीम को मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो सवाल आप सेट करेंगे, अब आप मिसलेनियस करेंगे। 10 मॉडर्न हिस्ट्री, 10 एंशिएंट हिस्ट्री, 10 मेडिवल हिस्ट्री, 10 पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, 10 इकोनॉमी, 10 साइंस, ये हमारा रेशियो रहेगा। ठीक है, चिंता न करिए, सब होगा। आप आंसू बहाना छोड़िए, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? मैं बताया हूं, स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वह शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, एकदम लिख लीजिए। और पहली बार भारत का यह पहला आंदोलन था जो पूरे देश में फैला। यानी पूछा जाए, भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। 1857 की क्रांति भी पूरे देश में नहीं फैली थी, 57 की क्रांति भी पूरे देश में नहीं फैला। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा 57 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ, पंजाब भी
57 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ। बंगाल भी 57 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अब पूरा दक्षिण भारत 57 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग और व्यापारी 57 की क्रांति में भाग नहीं लिए। इसका मतलब कि पूरा देश 57 की क्रांति में नहीं था। कुछ ही क्षेत्र था जहां 57 की लड़ाई 1857 की क्रांति की गई थी। लेकिन स्वदेशी आंदोलन ये भारत का पहला आंदोलन था जो पूरे देश में फैला था। ये पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो हुआ बंगाल विभाजन के खिलाफ। बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में, नोट कर लीजिए। और स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन की अगर घोषणा पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो यह होगा 19 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं 20 जुलाई भी देता है, कहीं कहीं भी ये डेट 20 जुलाई देता है, कहीं कहीं 19 जुलाई। लेकिन बंगाल विभाजन को प्रभावी कब किया गया, यानी बंगाल विभाजन कब कर दिया गया, तो भैया ये होगा 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ 19 जुलाई 1905 को, लेकिन इसको बंगाल विभाजन किया कब गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इसी बीच में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द लिखो। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द, स्वदेशी और बहिष्कार ये जो शब्द है किसने दिया था, क्वेश्चन आता है। ये शब्द दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ये शब्द किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने। लिखिए, स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग, स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। और थोड़ा सा और जान जाइए, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। नोट कर लीजिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। आज फटाफट सेशन करेंगे गुरु, टेंशन नहीं लेना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था? कांग्रेस, ये क्वेश्चन का उत्तर जो देगा पंडित नेहरू, चाचा नेहरू की तरफ से एक चॉकलेट बाल दिवस से पहले आपको हम देंगे। एक चॉकलेट पहले देंगे, क्योंकि नेहरू जी, ये क्वेश्चन नहीं है कि पंडित नेहरू कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में पंडित नेहरू आए थे। पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस के मेंबर कब बने, तो 1917 में। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की सदस्यता 1917 में ली, मैडम एनी बेसेंट के कहने पर। एनी बेसेंट मैडम से नेहरू जी बहुत प्रभावित थे। इतना प्रभावित थे कि एनी बेसेंट मैडम के पार्टी थी एक, होम रूल लीग, उससे जुड़ गए थे। हालांकि ये पार्टी तिलक ने भी बनाया था। होम रूल लीग आंदोलन तिलक ने भी शुरू किया, पर तिलक वाले से नेहरू जी जुड़े हुए नहीं थे। एनी बेसेंट वाले लीग से नेहरू जी जुड़े थे। इसीलिए एनी बेसेंट के कहने पर 1917 में नेहरू जी पहली बार कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप लिए। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंबर बनना नहीं पूछ रहा है, पहली बार कांग्रेस में भाग कब लिए और कहां लिए। तो भैया पहली बार पंडित नेहरू पटना के बांकीपुर जो इलाका है, पूरा रेलवे स्टेशन से लेकर पटना जंक्शन से लेकर पूरा गांधी मैदान और गोल घर तक का जो एरिया है उसको बांकीपुर कहते हैं। पटना रेलवे स्टेशन को पहले बांकीपुर रेलवे स्टेशन ही कहा जाता था। आज जो पटना जंक्शन है, पटना रेलवे स्टेशन है, उसका नाम पहले था बांकीपुर जंक्शन, बांकीपुर रेलवे स्टेशन। और बांकीपुर रेलवे स्टेशन के बगल में आज जो महावीर मंदिर है उसके सामने में एक जेल हुआ करता था। आज वहां बुद्धा पार्क है। उस जेल का नाम था बांकीपुर जेल, जहां भारत छोड़ो आंदोलन में बंद किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बांकीपुर में पटना के 1912 में पहली बार बिहार में कांग्रेस का सेशन पटना में ही हुआ था। पहली बार कांग्रेस का सेशन बिहार में, पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और अध्यक्ष थे
RN माधोलकर। अध्यक्ष कौन थे उसके? RN माधोलकर। RN माधोलकर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ? पटना में। इसी सेशन में पहली बार नेहरू जी अपने पिताजी मोतीलाल नेहरू के साथ घूमने आए थे। मोतीलाल बोले कि कहाँ घूमता चलता है इधर उधर, बताओ, चलो थोड़ा कुछ कंपटीशन की तैयारी नहीं करेगा, चलो पॉलिटिक्स में चलो। तो नेहरू जी को उनके पिताजी घुमाने ले आए थे कि चल के देखो कांग्रेस पार्टी में क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे एनी बेसेंट के संपर्क में आए। तब 1917 में 12 में कांग्रेस में ये हुआ। सेशन कब हुआ था? 12 में। 1912 में पहली बार कांग्रेस पार्टी में आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कब किया ये पूछा जाए तो 1917 में कलकत्ता में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी का सदस्य बने नेहरू जी 1917 में, याद रखिएगा। और 1917 में ही एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष। एनी बेसेंट बनी कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में कलकत्ता में बनी थी। इसी सेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। उनके कहने पर नेहरू जी बन गए कांग्रेस पार्टी के मेंबर। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे, मेंबर बन गए। तो 1929 में, 1936 में और 1937 में 3 बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1929 में लाहौर में, दूसरी बार 1937 में लखनऊ में और तीसरी बार 1936 होगा एक 1937 में फैजपुर में। नोट कर लीजिए, फैजपुर। ये 3 बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नोट कीजिए, 1936, 1937 और 1929। 1929 में जो लाहौर का सेशन था वो इसलिए महत्वपूर्ण, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पंडित नेहरू जब 1929 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लिखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में 3 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट कि यहां पर पहली बार अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। खाली स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज। 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस। भले ही अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज दे चाहे ना दे, लेकिन हर साल अब आज के बाद हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यह भी कब किया गया? 1929 में। और पहली बार कांग्रेस पार्टी में तिरंगा झंडा फहराया गया 1929 में। तो 3 बात याद रखिए। पहली बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1929 में। 1929 में ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 में ही कहा गया कि अब हर साल 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और 1929 में ही पहली बार कांग्रेस पार्टी के अंदर तिरंगा फहराया गया। इतना पॉइंट याद रखें 1929 से। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया लखनऊ में। फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने लखनऊ में। और पहली बार पंडित नेहरू ने बढ़ चढ़कर समाजवाद का प्रचार किया। 1936 में लखनऊ में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने नेहरू जी, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर समाजवाद का प्रचार किया। एक लाइन कहा, यहीं पर 1936 में ही पंडित नेहरू ने कहा था कि मुझे राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है, और मुझे राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। मैं एक समाजवादी हूं, मैं एक गणतंत्रवादी हूं। मैं समाजवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं, इसलिए मुझे राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। यह बात 1936 में ही कहा था। ये लाइन याद रखो। किसने कहा कि मैं समाजवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है? यह कहा 1936 में लखनऊ में ही कहा पंडित नेहरू ने। और 1937 का अधिवेशन कोई खास नहीं है, बस यह कि पहली बार गांव में, फैजपुर एक गांव का नाम है, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। कहां हुआ? गांव में। कहां हुआ? फैजपुर में। 1937 कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ। कब? 1937। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? मैं बता दूं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां की गई थी?
कलकत्ता में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद। बताइए, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, नोट करो गुरु, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। और इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। शारदा मणि, नोट कर लीजिए, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। शारदा मणि। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को काली माता साक्षात दिखाई देती थी। जब चाहते थे, जब पुकारते थे, मां काली उनके सामने प्रकट हो जाती थी। और रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने दिया? तो रामकृष्ण परमहंस ने दिया। और उनके याद में, रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद 2 बार धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। विश्व धर्म सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद कितनी बार गए? 2 बार। पहली बार 1893 में पेरिस शिकागो गए। पहली बार 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। और दूसरी बार 1902 में पेरिस में गए। 2 बार उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। पहली बार 1893 में, 1893 में शिकागो में, और दूसरी बार 1902 में पेरिस में। और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनकी एक पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद की एक किताब है, उसको नोट कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अ पैसेज, क्वेश्चन 3 बार बीपीएससी में आया है, नोट कीजिए गुरु। अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा उनका किताब है। विषय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस विषय में पीएचडी किया था? किस, डॉक्टरेट का मतलब पीएचडी। डॉक्टरेट का मतलब क्या होता है गुरु? पीएचडी। पूछा जा रहा है भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब लिए थे? जल्दी बताओ, कब ने लिए थे, मैंने किस विषय में लिए थे? जो बताएगा उसको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। जल्दी बताओ किस विषय में? हम जानते हैं कि इसमें ज्यादातर लोग सी बताएंगे, कानून, लेकिन कानून आंसर है ही नहीं। एक बच्चा है जो सही बता रहा है, बाकी सब गलत बता रहा है। डी भी गलत है गुरु। किस विषय में इन्होंने पीएचडी की उपाधि ली थी? जल्दी बताओ। बी जिन्होंने कहा है, अंशु यादव बिल्कुल सही बोल रही हैं। अंशु, श्यामलाल जी भी सही बता रहे हैं। जो बी बता रहे हैं उनका सही अभिमन्यु जी भी सही बताए हैं। चलिए, राजू रंजन, वाह, अब तो लगातार ही बी आ रहा है। वेरी गुड, तुरंत ज्ञान आप लोग को हो जाता है, एकदम 1 सेकंड में ज्ञान खुल जाता है। भाई, इकोनॉमिक्स, विश्वास हो रहा है, जो आदमी संविधान बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था इतना ज्यादा पढ़ाई किया हो। इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया, कानून विषय में पीएचडी, कानून विषय में पीएचडी की, कानून विषय में लॉ की डिग्री उन्होंने लिया। और कई विषय के जानकार। कहते हैं कि जब इंग्लैंड से अंबेडकर भारत आ रहे थे, जब इंग्लैंड से, लंदन से भीमराव अंबेडकर इंडिया आ रहे थे, तो उनकी किताबें 32 संदूक में भरकर लाई गई थी। इतनी किताबें 32 संदूक में भरकर भीमराव अंबेडकर की किताबें भारत लाई गई थी। बहुत पढ़ाई किया उन्होंने। इकोनॉमिक्स में पीएचडी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहते हैं। और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर थे। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला पॉइंट लिखिए, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति या
ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति संविधान सभा का था, उसके अध्यक्ष थे। संविधान का पिता किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? भैया इसको हिंदी में बोलते हैं नील विद्रोह, इसको हिंदी में बोलते हैं नील विद्रोह, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिगो विद्रोह। अब आंसर करो, अब आंसर बताओ, किस विद्रोह में नील दर्पण लिखा गया? नील दर्पण एक नाटक की किताब है, नाटक की किताब है जिसको बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इस नाटक का नाम है नील दर्पण, इसकी भाषा है बांग्ला, और इस नाटक को लिखा गया 1859-60 में। भैया 1859-60 में नील दर्पण नाटक को लिखा गया। नील दर्पण के लेखक कौन है भैया? दीन बंधु मित्र। इसके लेखक हैं दीन बंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र इसका लेखक है। नील दर्पण नाटक का विषय, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? नील विद्रोह से। और नील दर्पण नाटक को कब लिखा गया? 1859-60। किसने लिखा? तो दीन बंधु मित्र ने लिखा। नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? मैं बताया हूं। शुरुआत से जो लोग क्लास ले रहे हैं, आज मैं शुरुआत के जो पहला प्रश्न था उसी में बताया था। तो बताओ भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार का कारण क्या था? यानी भारत में नव जागरण या पुनर्जागरण का कारण क्या था? जल्दी बताओ। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। जल्दी बोलो, कौन कारण था जिसके कारण धार्मिक सामाजिक सुधार हुआ? भारत में पुनर्जागरण क्यों हुआ? यही क्वेश्चन है। उल्टा भाषा में बोले नव जागरण पुनर्जागरण क्यों हुआ? इसका उत्तर आप दे सकते हैं। बिल्कुल सही, सभी लोग सही दे रहे हैं। पश्चिमी शिक्षा और जागरण। अभी बताया हूं, जब भारत के लोगों ने अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी सीखने के बाद यूरोप गए और वहां जाने के बाद वहां के ज्ञान विज्ञान को पढ़ा, क्योंकि भारत में नव जागरण से कई वर्ष पहले यूरोप में नव जागरण आ चुका था। कहां से आ चुका था? इटली से आ चुका था। और वहां की किताबों को लोगों ने पढ़ा, वहां के विचार को समझा, और जब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत के समाज में भी, भारत के धर्म में भी कई ऐसे अंधविश्वास, कई ऐसी कुरीतियां हैं जो भारतीय धर्म और समाज को खोखला बना रहा है। अतः इन कुरीतियों को, इस अंधविश्वास को समाप्त करना होगा। और इसी यही से शुरू होता है, इसी विचार से शुरू होता है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। आगे आइए। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से कहां से शुरू की गई? महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत, रैयतवाड़ी की शुरुआत कहां से की गई? तो मद्रास से शुरू किया गया। रैयतवाड़ी की शुरुआत कहां से हुआ? मद्रास से। रैयतवाड़ी की शुरुआत मद्रास से हुआ। और महालवाड़ी की शुरुआत कहां से हुआ? जल्दी बताओ। महालवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे से हुआ। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी? बसीन की संधि किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि किसने की थी? गुरु, ये बसीन की संधि क्या था गुरु? मैं बताऊं कि ये संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें पूरे पेशवा साम्राज्य को बर्बाद करने का चिट्ठी लिख दिया गया। माने बसीन की संधि एक ऐसी संधि थी जिस संधि के बाद पूरा पेशवा साम्राज्य स्वतंत्रता खो देने वाला था। आखिर क्या था? बाजीराव द्वितीय 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने संधि किया था अंग्रेजों से। ब्रिटिश सरकार से, ईस्ट इंडिया कंपनी से बाजीराव द्वितीय ने समझौता किया जिसका नाम था बसीन की संधि। इसमें था क्या? तो भैया उस समय ये बाजीराव द्वितीय महान नालायक आदमी था, बहुत नालायक आदमी। इसको पेशवा नहीं बनाया गया। नालायक था, पेशवा कैसे बनाया जाता? लेकिन इसके जगह पर नारायण राव और विनायक राव पेशवा बने। नारायण राव और विनायक राव पेशवा बने। ये आदमी को बड़ा बुरा लग गया कि भैया हम पेशवा कहे न बने तो घर के जो नालायक बच्चा है ना
उसको अगर आप मालिकत्व नहीं दीजिए तो जाके पड़ोसी से समझौता कर लेगा। ये आदमी उठा, जब इसको पेशवा नहीं बनाया गया, उठा और जाकर के क्या किया, ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि कर लिया। और उस संधि में कहा गया कि हम अंग्रेजों के साथ हम करेंगे सहायक संधि। अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार में जो लॉर्ड बिलेजली था, लॉर्ड बिलेजली ने जो सहायक संधि शुरू किया था, वो सहायक संधि एक तरह से भारतीयों को निहत्था करने वाला था। लॉर्ड बिलेजली ने जो सहायक संधि की थी, ध्यान सुनिए, लॉर्ड बिलेजली ने जो सहायक संधि की थी उसमें नियम था कि भैया आज के बाद आप ब्रिटिश सरकार के अलावा किसी और विदेशी ताकत के साथ अपना संबंध नहीं रख सकते। जो लोग सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते थे उनका यह नियम हो जाता था कि आज के बाद आप किसी भी विदेशी ताकत के साथ समझौता नहीं करेंगे, रिश्ता केवल ब्रिटेन की सरकार के साथ रखना है। यह नियम बना दिया गया। इस बात को पूरा पेशवा जानता था, इसीलिए पेशवा सहायक संधि नहीं कर रहा था। लेकिन ये नालायक आदमी आया, बोला कि हमको आप पेशवा बनवा दीजिए, हमको आप पेशवा बनवा दीजिए, हम जो है सो आपसे साथ सहायक संधि कर लेंगे। और इसके बाद बसीन की संधि की गई और उस संधि के बाद पेशवा, जो पुराने पेशवा थे उनको हटाया गया और इस नालायक को पेशवा बनाया गया और ये पेशवा बन गया। उसके बाद जो हुआ, हस्त्र किसने सहायक संधि की और धीरे धीरे 1815 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में इसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, इसको पेंशन दे दिया गया और पूरे पेशवा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया। मतलब बसीन की संधि याद रखना, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे आओ, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। आपको चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी क्या कहा कि पेशवा में एक बहुत तेज तरार मंत्री थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। पेशवा साम्राज्य में एक ऐसे मंत्री थे, एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे नाना फडणवीस, जो जानते थे कि सहायक संधि किए मतलब गए। लेकिन नालायक आदमी पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। अंत में ये भी नहीं बचा, इसको भी पेंशन देके भगा दिया गया। देखिए, इतिहास को पढ़िए, दिल से पढ़िए, समझ के पढ़िए, एकदम भारी नहीं, एकदम आसान चीज है। खैर, चंद्रशेखर आजाद का संबंध था काकोरी ट्रेन लूट से। काकोरी ट्रेन एक्शन, मोदी जी ने अब इसका नाम दे दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम मोदी जी ने दे दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े थे कौन? काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े थे चंद्रशेखर आजाद। और कौन जुड़े थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। काकोरी है कहां गुरु? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट है। लखनऊ के निकट है काकोरी, नोट कर लीजिए। और काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। इसमें शामिल कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। नोट कीजिए, काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया। अगले दिन पूरे भारत में दहशत का माहौल था। अंग्रेजों के अंदर, ब्रिटिश सरकार के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर, ब्रिटिश प्रशासन के अंदर एक बड़ा दहशत था, एक बड़ा गुस्सा था। ब्रिटिश सरकार के जो ट्रेन थी काकोरी में लूट लिया गया। और लूट कांड में शामिल व्यक्ति कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। जितना नाम ले रहा हूं ये सब इस कांड के बाद पकड़े गए। काकोरी ट्रेन कांड के बाद ये सारे व्यक्ति पकड़े गए, सबको फांसी दे दी गई। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सबको फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद बचपन में ही कहा करते थे कि हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। यदि कोई ब्रिटिश सरकार हमें पकड़ने की कोशिश की तो हम अपनी गोली से ही खुद को उड़ा लेंगे, यानी जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। ये कहना था चंद्रशेखर आजाद का। मरेंगे तभी कोई हमको उठा सकता है, पकड़ सकता है, बल्कि जिंदा रहते हुए हम आजाद गुलाम कभी नहीं बनेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। इसीलिए इस काकोरी ट्रेन एक्शन में सबको पकड़ के फांसी दी गई, ये भाग गए। लेकिन 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को क्या किया गया भैया? 27 फरवरी 1931 को एक, नहीं कहते जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति था धोखेबाज, देशद्रोही, जिसने इनका पता बता दिया।
इस समय ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब ये बैठे थे तो किसी के मुखबिरी करने पर पुलिस इनको घेर लिया, गोलीबारी हुई और जब अंतिम गोली बचा तो खुद को मार लिए और मर गए वहीं पर। मरने के बाद ही अंग्रेजों के हाथ आए। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, नोट कर लीजिएगा। इलाहाबाद नगरी आप जानते हैं जिसका नाम अब प्रयागराज है। कहते हैं कि सब तीर्थ करो या मत करो, प्रयागराज का तीर्थ कर लीजिए तो सब तीर्थ के बराबर है। तो प्रयागराज एजुकेशन का हब रहा है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी पटना में रहा है, वैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक तरह से पढ़ाई लिखाई कंपटीशन का एरिया रहा है। इलाहाबाद का पूरा क्षेत्र एक से एक विद्यार्थी आईएएस में सफल हुए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए और आज भी वो शिक्षा के लिए ही जाना जाता है। भैया यूपी में अगर कोई दिल्ली नहीं जाता तो अपनी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद ही जाता है। ऐसे तो लखनऊ भी लोग जा रहे हैं, बनारस में भी लोग रहते हैं, लेकिन कंपटीशन की तैयारी के लिए अगर वो दिल्ली नहीं जा पाए तो उत्तर प्रदेश के लोग इलाहाबाद ही जाते हैं। और किस्मत, मैं यूपी में बहुत जगह पढ़ाया पर इलाहाबाद नहीं पढ़ा पाया। मैं लखनऊ पढ़ाया, बनारस पढ़ाया, आगरा पढ़ाया, मेरठ पढ़ाया। इन चारों जो नाम आगरा, मेरठ, लखनऊ, बनारस, पर इलाहाबाद में नहीं पढ़ा पाया, इसका मुझे अफसोस है। खैर 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसके समय में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया। विधवा विवाह कर सकते इसके लिए कानून आया, विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ये भारत का पहला वायसराय भी था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। अब पूरी शासन व्यवस्था ब्रिटेन के महारानी के हाथ में चला गया, ब्रिटेन के संसद में चला गया। पूरी शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी ब्रिटेन के संसद और ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई। ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। इसीलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। पहली बार लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में जिस समय क्रांति हुआ, उसी साल 1857 में क्रांति जिस साल हुआ उसी साल मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय बनाया गया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में ही एक एक विश्वविद्यालय खोला गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही पहली बार भारत में बजट पेश हुआ। भारत में पहली बार बजट पेश हुआ। किसने पेश किया? विल्सन। विल्सन नाम के शास्त्री ने, विल्सन नाम के अर्थशास्त्री ने पहली बार भारत का बजट पेश किया लॉर्ड कैनिंग के समय। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1861 में 1861 में 3 हाईकोर्ट बने, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट। लॉर्ड कैनिंग के समय ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग के समय, इसको भी नोट कर लेना है। इसके बाद एक ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 2 हैं, लॉर्ड एल्गिन प्रथम और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन जो प्रथम था उसके समय बहावी आंदोलन का अंत हुआ। बहावी आंदोलन का अंत, बहावी आंदोलन का अंत या बोल सकते हैं बहावी आंदोलन का दमन। पूछा जाए बहावी आंदोलन का दमन किस वायसराय के समय हुआ? किस वायसराय के समय हुआ? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय एक कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका एक कोटेशन फेमस है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक कोटेशन फेमस है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जाएगी और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जाएगी, तलवार के बल पर ही की जाएगी, ही की जाएगी। भैया लिख लीजिए भाई,
भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी हम तलवार के बल पर करेंगे, एल्गिन द्वितीय ने कहा था। एल्गिन प्रथम के समय बहावी आंदोलन का अंत हुआ, रट्टा मार लो गुरु। और लॉर्ड डलहौजी की बात तो पूछिए मत, इसके समय बहुत सारे काम हुए। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से लेकर 1856 तक है। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से लेकर 1861 तक है कार्यकाल। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार विद्युत विभाग बना। भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। पहला विद्युत विभाग लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में पहली बार डाक टिकट, पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। भारत में पहली बार कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और भारत में पहला रेलवे 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला रेलवे की शुरुआत हुआ। 16 अप्रैल 1853 को बंबई से या थाने से बंबई के बीच पहला रेल चला लॉर्ड डलहौजी के समय। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार शिमला को, हिमाचल प्रदेश के शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, हिमाचल प्रदेश के शिमला को समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और डलहौजी के समय एक पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आज जो पुल पुलिया नहर नाला जो बनाता है वो कौन है? पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग। जितना ओवरब्रिज बना रहे कौन बना रहा है? पीडब्ल्यूडी। तो भारत में पीडब्ल्यूडी की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग की शुरुआत भी पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने किया। और डलहौजी ने खत्म कर दिया गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया और कहा कि कोई भी राजा, कोई भी जमींदार जिसका बेटा नहीं है वो गोद नहीं ले सकता। गोद लिया हुआ बेटा को हम मान्यता नहीं देंगे और जब वो राजा, वो जमींदार मरेगा तो उसके बेटा से वो जमीन उसकी छीन लेंगे और पूरा हथिया लेंगे। इसी को बोला गया हड़प नीति। डलहौजी ने अपनाया हड़प नीति और डलहौजी ने ही पहली बार, नोट कीजिए गुरु, डलहौजी ने ही अपनाया हड़प नीति और उसने अवध को 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। चलिए आगे आइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तुम लोग का शिकायत है कि गुरु खाली मॉडर्न हिस्ट्री लाते हैं। लो आ गया प्राचीन भारत, बनाओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको बताएं कि बिहार में जो सबसे प्राचीन नाम है विक्रमशिला, ये भागलपुर का नाम था। भागलपुर को ही प्राचीन काल में विक्रमशिला कहते थे। और प्राचीन काल में नालंदा को क्या कहते थे? उदंतपुरी। उदंतपुरी, नोट कर लीजिए। प्राचीन काल में नालंदा को बोलते थे उदंतपुरी और पटना को बोलते थे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में पटना को बोलते थे पाटलिपुत्र, नालंदा को बोलते थे उदंतपुरी और विक्रमशिला भागलपुर को। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। और पाल वंश की दो राजधानी, शुरुआत में इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और उनकी दूसरी राजधानी थी विक्रमशिला। विक्रमशिला मतलब भागलपुर। पाल वंश की दूसरी राजधानी थी विक्रमशिला यानी भागलपुर। नोट कर लीजिए, भागलपुर। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इनकी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी कहाँ थी? विक्रमशिला। दूसरी राजधानी थी विक्रमशिला, नोट कर लीजिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया और ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में थे। पाल वंश के लोग कहाँ थे? तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में थे। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में थे। पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। पाल वंश की स्थापना
गोपाल ने किया। पाल वंश का शासन बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। पाल वंश की दो राजधानी, पहले पाटलिपुत्र, उसके बाद विक्रमशिला। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, नालंदा का पुराना नाम उदंतपुरी है और भागलपुर का पुराना नाम विक्रमशिला है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और भागलपुर में सिल्क का कपड़ा बनता है, इसीलिए भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं। भागलपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी। टेंशन मत लो, इसका स्क्रीनशॉट आपको चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य इनमें से सबसे लंबे समय तक चला? यही पाल वंश है। पालास मतलब पाल वंश। भैया इनमें से कौन सा वंश है जिसका शासन काल सबसे अधिक समय तक चला? तो पाल वंश। पाल वंश का शासन सबसे अधिक समय तक चला, मैं बताया हूं। इसके संस्थापक हैं गोपाल, इसके संस्थापक है दंती दुर्ग और इसके संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। ऋग्वेद में कितने भजन हैं? भजन नहीं बोलिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? नोट कीजिए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। नोट कीजिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद, भारत में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो सबसे बड़ा है, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल मतलब चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? तो 10 चैप्टर है, 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो 1028, 1028 सूक्त है। और मैं बता दूं आपको गुरु कि ऋग्वेद में देवताओं के खुश करने वाला मंत्र है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, लिख लो, ऋग्वेद के 10 मंडल है, उनमें से तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ऋग्वेद के 9वें मंडल से क्या लिया गया है गुरु? इससे लिया गया है सोम रस, या सोम रस की चर्चा की गई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से क्या मिला है? तो 4 वर्ण की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल से 4 जाति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से किसकी जानकारी मिलती है? 4 जाति की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुआ है। ब्राह्मण के बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुआ है। ब्राह्मण के जांघ से किसकी उत्पत्ति हुआ है? वैश्य की उत्पत्ति हुआ है। और नीचे तलवा से शूद्र की उत्पत्ति हुआ है। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे विद्यार्थी कि जो 4 भाग में बांटा गया जाति, वो जन्म के आधार पर नहीं था, वो कर्म के आधार पर था। क्योंकि उस जमाने में जो परिवार होते थे वो एक ही परिवार में शूद्र भी रहते थे। बेटा शूद्र है तो पति वैश्य है, तो उसका दूसरा बेटा क्षत्रिय है, तो उसका जो माँ है ब्राह्मण है। ऐसा होता था। जो पढ़ने लिखने लगा, चाहे कोई हो, उसको ब्राह्मण बोल देते थे। जो गलत कर्म करने लगा उसको शूद्र कहते थे। जो मेहनत करके कमाता खाता था उसको वैश्य कहते थे। जो युद्ध में भाग लेता था उसे क्षत्रिय कहते थे। लेकिन जाति जन्म के आधार पर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी अपनी जाति पर कब्जा कर लिए कि हम गलत कार्य भी करेंगे तो ब्राह्मण ही रहेंगे। खैर जाने दीजिए। अब ऐसा नहीं कि भागो, ये जो जात पात तुम देखते हो ना, ब्राह्मण, तू शूद्र, ये सब था नहीं। बाद में सब कब्जा कर लिया। और ऐसा नहीं है कि गलत कार्य करने वाले ब्राह्मण शूद्र में ही खाली है। गलत कार्य हर दो करने वाले हैं, और जो गलत किया कर्म से शूद्र है, याद रखिए। तो भैया ऋग्वेद के 10वें मंडल से, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 जाति का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 9वें मंडल से सोम की चर्चा है।
और तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में भगवान को खुश करने के लिए मंत्र है। भगवान को खुश करने वाला मंत्र किसमें? ऋग्वेद में है। यजुर्वेद दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने का विधि विधान है। कैसे करते हैं यज्ञ? यज्ञ करने का विधि विधान यजुर्वेद में है। एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री, कविता और कहानी दोनों फॉर्म में है। एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो कविता और कहानी दोनों के फॉर्म में है, यानी प्रोज और पोएट्री यानी गद्य और पद्य दोनों में है। और यजुर्वेद का दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। लिखो, यजुर्वेद का दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञ करने का विधि विधान है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद से हम संगीत की चर्चा करते हैं। सामवेद से क्या लिया गया है? भारतीय संगीत, इस सामवेद से लिया गया है। वेद वैसे चार है, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रयी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? वेद त्रयी में तीन ही वेद आते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। वैसे चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसमें अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र की चर्चा है। जादू टोना और तंत्र मंत्र की चर्चा अथर्ववेद में है। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछ रहा है कालीबंगा किस राज्य में है? जल्दी बताओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। कालीबंगा किस राज्य में है? आपको बता दें कि जो राजस्थान का कालीबंगा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ नोट कीजिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा से क्या मिला है गुरु? कालीबंगा से मिला है हल का निशान, हल का निशान। और क्या मिला है? अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका मिला है। अग्नि वेदिका, हल का निशान और अग्नि की वेदी मिली है। अग्नि वेदी और हल का निशान कहां से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगा, घग्घर नदी के किनारे है। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे है। यहां से क्या मिला है? हल का निशान और अग्नि वेदिका। याद कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, भारतीय नगर कौन? देखिए, बड़ी चालाकी से क्वेश्चन पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय नगर कौन सा है? भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो, जो पाकिस्तान में है। जो कहां है गुरु? पाकिस्तान में। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। कौन है गुरु? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लिखो, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और पूरे बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, पर पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पहली बार चार्ल्स मैसन ने बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी, इसकी खोज नहीं किया, ये सभ्यता थी। इसके बारे में पहली बार चर्चा चार्ल्स मैसन ने किया। बाद में इसकी विस्तृत खुदाई के आदेश मिले। किसके समय में? तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। अलेक्जेंडर कनिंघम, नोट कीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय 1861 में इसकी विस्तृत इस पर अनुसंधान शुरू हुआ। पहली बार इसकी चर्चा 1824 में चार्ल्स मैसन ने किया कि भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता हो सकता है। 1861 में पहली बार कनिंघम ने इसकी चर्चा की, लेकिन इसकी पहली बार खोज हुआ 1921 में। पहली बार इसकी खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहली बार 1921 में हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था हड़प्पा, पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर है हड़प्पा, जिसकी खोज किया
राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा पहला नगर खोजा गया जो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। और उस समय किसका नेतृत्व था गुरु? तो ये था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल था। इसी के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया। क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला नगर था जिसे खोजा गया था 1921 में। मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है गुरु? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दायमाबाद। नोट कर लीजिए। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा, मांडा। जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, जम्मू कश्मीर। ये पड़ता है यूपी में, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है बलूचिस्तान कह सकते हैं, बलूचिस्तान। भैया सबसे पश्चिमी बिंदु बलूचिस्तान है, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद है, और उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। नोट कर लीजिए। सिंधु घाटी की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक है। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक है और आज तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक है और आज तक इसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। लिखो, सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय, यानी नगर मतलब शहरी सभ्यता था, अर्बन सिविलाइजेशन। एक नगरीय सभ्यता थी और एक कांस्य युग की सभ्यता थी। लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युग, कांस्य युग की सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। आगे आइए। इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटोस्यू की मुहर मिली है? प्रोटोस्यू की मुहर, जल्दी बताओ किस कहां से मिली है? ये वही स्थान है गुरु, ये वही स्थान है, सुनिए, ये वही स्थान है जहां से नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। ये वही स्थान है जहां से एक विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब स्नान घर, जहां चारों कोना पर एक घर बना था और एक स्नान का बड़ा सा स्विमिंग पूल कह सकते हैं। एक सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, सबसे बड़ा स्नानागार पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत स्नानागार कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति भी मिला है। कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति भी मिला है। और प्रोटोस्यू, प्रोटोस्यू की मुहर, मुहर मतलब सिक्का, एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर शिव की मूर्ति लगी हुई है, भगवान शिव की मूर्ति लगी है। तो गुरु, भगवान शिव के चित्र वाला मुहर कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो से ही कांसा के ब्रॉन्ज का बना हुआ नृत्य करती हुई डांसिंग लेडी, डांसिंग वुमेन, यानी कि नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है और किनारे है।
और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला जब रट लो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। और मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिला है, स्नानागार मिला है, स्नान करने वाला घर मिला है और टब मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्रोटोसीव वाली मुहर मिली है और मोहनजोदड़ो से अन्नागार, अनाज का भंडार भी मिला है। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग आज पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पटना किसने रखा था? शेर शाह सूरी। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो शेर शाह सूरी ने रखा। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा था? पटना रखा था। नोट कर लीजिए, पाटलिपुत्र। टोटल हम 30 सवाल करेंगे, इसलिए टिके रहो गुरु। सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाने के लिए एक बार मैं बता दूं कि जिंदगी एक ऐसा मुकाम है, यदि आपको मिली है तो समझ जाइए कि इसमें दुख भी होंगे, कांटे भी होंगे, लेकिन केवल सुख नहीं होगा। अगर ये मान के आप चले हैं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख होगा, रास्ते सपाट ही मिलेंगे, तो नहीं। ये अंबानी के जीवन में भी नहीं है, एलन मस्क के जीवन में भी नहीं है, दुनिया में सबसे रिचेस्ट, सबसे पावरफुल पर्सन के जीवन में भी ऐसा नहीं है। हर इंसान इस धरती पर आया है तो उसके जीवन में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, सूल भी हैं और फूल भी है। इसलिए घबराना मत प्यारे। कांटे आए तो उसको चैलेंज लेना, अपने दिल पर लेना और उस चैलेंज को दूर करने की कोशिश करना। इसलिए कभी भी हारना नहीं है, हार नहीं मानना है। कुछ भी हो जाए, हम रेंगेंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। हम उड़ नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। हम रेंगेंगे पर चलते रहेंगे गुरु, हम हारेंगे नहीं। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना उड़ियान लिखा है पर उदयन ने किया था। उदयन इसका नाम है। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के राजा उदयन ने किया था 455 बीसी में। और उदयन जो था ये जैन धर्म का फॉलोअर था, ये जैन धर्म को मानता था। उदयन किसका मानता था? किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। और ये हर्यक वंश का तीसरा राजा था, हर्यक वंश का तीसरा राजा था। और इसने 455 बीसी में पाटलिपुत्र की स्थापना की। आपको बता दें कि उदयन से पहले हर्यक वंश की राजधानी थी राजगिरी। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। लेकिन उदयन ने राजधानी को कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहली बार किसने बनाया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। और राजधानी को भी राजगीर से कहां ले आया? पटना। आप बोलेंगे सर राजधानी ट्रांसफर क्यों किया? याद रखिए, राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 अलग अलग पहाड़ों से घिरा था। इसलिए राजगीर की सुरक्षा करने के लिए दीवार बनाने की जरूरत नहीं थी। तो बोलेंगे सर इतनी सुरक्षा थी तो फिर पटना आने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली पटना आने से 2 फायदे थे। एक तो पटना के भी चारों तरफ नदी है, गंगा है, सोन है, पुनपुन है, पटना के गंडक है। पटना के चारों तरफ भी नदियां थी, गंडक, सोन, पुनपुन, गंगा, 4 नदियां। पटना भी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? नदियों से घिरा है। अतः कोई आक्रमण करेगा तो वहां पर पहाड़ के बाउंड्री था, राजगीर में पहाड़ का सुरक्षा था, यहां नदी की सुरक्षा है। दूसरा, वहां पर केवल सुरक्षा था। उस जमाने में सड़क या रेल नहीं था, नदी मार्ग ही यातायात के बेस्ट साधन थे। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भाई राजधानी वहां बनना चाहिए जहां इकोनॉमिकली भी ठीक हो। सुरक्षा ही केवल नहीं चाहिए, राजगीर में केवल सुरक्षा की व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए पटना को बनाया गया राजधानी। और फिर पटना बहुत दिनों तक मगध की राजधानी रहा। तो भैया पटना आने का कारण समझ में आ गया, नदी की सुरक्षा और व्यापार व्यवसाय करने में आसानी। इसीलिए राजधानी को पटना लाया गया। अब पटना कौन लाया? उदयन लाया। तो भैया हर्यक वंश की 2 राजधानी या मगध साम्राज्य की 2 राजधानी, पुराना राजधानी राजगृह और नया राजधानी पाटलिपुत्र। आगे आइए, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जानते हैं? भैया ये सुन्नी मुसलमान था
औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। औरंगजेब को आलमगीर भी कहते थे, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। अभी एक मूवी देखा होगा आपने, छावा, छावा मूवी देखा था, उसमें अक्षय खन्ना ने रोल किया है, विनोद खन्ना के बेटे हैं अक्षय खन्ना, उन्होंने रोल किया है औरंगजेब का। तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहते थे और इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि इसने इस्लाम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लागू किया। ये सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब जो था वो शिया और सुन्नी मुसलमान दो होते ना, सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था ये औरंगजेब। औरंगजेब के जो पत्नी थी उसका नाम था रबिया उद दुरानी, रबिया उद दुर्रानी इसकी पत्नी का नाम था। इसकी पत्नी का नाम था इसके रबिया उद दुर्रानी को एक और नाम से जानते हैं, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। रबिया उद दुर्रानी का ही दूसरा नाम, जैसे नूरजहां का नाम है मेहरू निशा, उसके बाद ये मुमताज महल का नाम है और अर्जुमंद बानो बेगम, वैसे ही रबिया उद दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी थी, उनका एक और नाम था दिलरास बानो बेगम। याद रखिए, ससुराल था इसका ईरान। ये कहाँ की रहने वाली थी? ईरान की रहने वाली थी। और जब पत्नी मर गई, जैसे औरंगजेब के बाप था शाहजहां, औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां, और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। तो औरंगजेब ने सोचा कि जब पिता 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, पिताजी आप बनाएंगे अपनी पत्नी के याद में ताजमहल, तो हम भी अपनी पत्नी के नाम पर ताजमहल बनाएंगे। इसीलिए इसने एक ताजमहल बनवाया। औरंगजेब ने जो अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनवाया वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। और उस मकबरे का नाम है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। याद रखिए, इसी को हम लोग दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, दूसरा ताजमहल। आप दूर से देखेंगे, जब यहाँ जाइएगा ना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, दूर से देखिएगा तो लगेगा ताजमहल आ गए हैं, लेकिन जो रियल प्यार में बनाया गया था वो था आगरा वाला ताजमहल। जो रियल प्यार में बनाया जाएगा वो दिल से बनाया जाएगा, और दिल से जो बनेगा वो ज्यादा खूबसूरत होगा। लेकिन ये तो कॉपी किया था ना अपने बाप का, तो जो कॉपी करेगा उसको कभी सही होगा? कॉपी किया ही। तो बीबी का मकबरा उतना सुंदर नहीं है, नजदीक से जाने पर पता चलता है कि दोनों में अंतर है। दूर से लगता है कि ताजमहल आ गए, लेकिन नजदीक जाने पर डिफरेंस पता चल जाता है। तो भैया, बीबी का मकबरा को दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये वही औरंगजेब है जिसने फिर से दोबारा जजिया टैक्स लगा दिया हिंद गैर मुसलमानों पर। या तो मुसलमान बन जाइए, नहीं तो जजिया टैक्स दीजिए। ये औरंगजेब दोबारा, अकबर ने जजिया टैक्स हटाया, औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी, पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। औरंगजेब की मृत्यु 1907 में, सॉरी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। इसका मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा है महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के रोजा में, रोजा में। नोट कर लीजिए, इसका मकबरा है। और मैं बता दूं कि औरंगजेब राजा बनने से पहले, जब उसके पिता शाहजहां दिल्ली के बादशाह थे, औरंगजेब के पिता जब शाहजहां दिल्ली के बादशाह थे, उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार था, डेक्कन का सूबेदार था। इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सुन्नी मुसलमान है, इसे आलमगीर कहते हैं, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, जिनका बचपन का नाम था राम तनु पांडे, तानसेन के बचपन का नाम था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे इनका बचपन का नाम था। एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। कौन? राम तनु पांडे, तानसेन। अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे, अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। तानसेन अकबर के दरबार में एक नवरत्न, 9 रत्न में से एक रत्न तानसेन भी थे। इनका बचपन का नाम था राम तनु पांडे। इनका मकबरा ग्वालियर में है, इनका मकबरा ग्वालियर में है। ग्वालियर में और क्या है गुरु? तो तेली का मंदिर है, सास बहु मंदिर है, सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर लिखो, सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर ग्वालियर में है। और ग्वालियर में
भैया तानसेन यानी राम तनु पांडे का भी मकबरा है, और नौरत्न अकबर के दरबार के नौरत्न थे। मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहते थे? सरकार। मुगल शासन में जिले को सरकार कहा जाता था, जिला को क्या बोलते थे? सरकार। रट लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस सब में पूछा हुआ है। तो भाई जिला को मुगल शासन में सरकार कहते थे। अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद मैं बता दूं कि जब राजा बना अकबर, सुन लो, मुगल शासन जब बाबर के अंदर था, हुमायूं के अंदर था, तो काम होता था तुर्की में। मुगल शासन का पूरा कामकाज, बाबर मुगल शासन का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। राजा बना बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा बना राजा हुमायूं, हुमायूं, और हुमायूं तक दरबार की भाषा तुर्की था, तुर्की में काम होता था। लेकिन अकबर जब राजा बना तो उसने दरबार की भाषा किसको बना दिया? फारसी को। फारसी को, न सिर्फ दरबार की भाषा फारसी को बनाया, बल्कि अकबर ने कहा कि जितने ग्रंथ हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो तुर्की के हों, सब का अनुवाद फारसी में करना है। अकबर ने प्रॉमिस किया, एक ले लिया प्रण, कि हम जितने ग्रंथ हैं, चाहे वो तुर्की का हो या अरबी का हो या किसी का भी हो, सब का अनुवाद हम फारसी में करेंगे। तो अकबर ने हिंदू ग्रंथों का अनुवाद भी फारसी में करवाया था। तो गुरु महाभारत का फारसी में अनुवाद फीजी नहीं बोलिए, फैजी ने करवाया था, फैजी। भाई महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी ने करवाया था, और इसका नाम दिया गया था रज्मनामा। रज्मनामा युद्ध की पुस्तक, रज्म का मतलब युद्ध होता है, नामा मतलब पुस्तक। महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम रखा गया रज्मनामा। उसी समय बाबरनामा का भी फारसी में अनुवाद हुआ, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा था। बाबर ने खुद की आत्मकथा तुर्की में लिखा, पर उसका जो पोता यानी अकबर ने उस बाबरनामा का अनुवाद फारसी में करवाया। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा इसे तुर्की में था, इसमें था तुर्की में, लेकिन इसका फारसी अनुवाद किसने किया? इसका फारसी अनुवाद किसने किया? रहीम ने किया। रहीम। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? रहीम ने किया, और उसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया तजूक-ए बाबरी। तजूक-ए बाबरी। जब वो तुर्की में था तब उसका नाम था बाबरनामा, जब इसका अनुवाद फारसी में हो गया तब इसका नाम पड़ गया तजूक-ए बाबरी। यानी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद रहीम ने किया, और बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी? तो ये बाबर कथा खुद लिखा था। मैं बता दूं, ये वही अकबर है जिसने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने किया। अकबर ने ही मुस्लिम महिलाओं को हरम से मुक्ति दिलाई। हरम से मुक्ति मुस्लिम महिलाओं को क्या है? अकबर ने हरम मैं बता रहा हूं कि पहली बार मुस्लिम महिलाओं को हरम से मुक्ति किसने कराई? अकबर ने। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लगता था कि मुसलमान बनिए नहीं तो टैक्स दीजिए, तो अकबर ने जजिया टैक्स समाप्त कर दिया। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल का मतलब जितने धर्म हैं सभी के साथ मेल भाव बढ़ाने के लिए जो अकबर ने प्रयास किया। अकबर ने क्या कहना था कि सभी धर्मों से मेल भाव बढ़ना चाहिए। अकबर ने जो मेल भाव बढ़ाया सभी धर्मों में, उसी को सुलह कुल कहते हैं। अकबर की 3 राजधानी थी। अकबर की 3 राजधानी, पहली राजधानी आगरा, दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी और तीसरी लाहौर। अकबर की 3 राजधानी, पहली राजधानी आगरा, दूसरी फतेहपुर सिकरी और तीसरी लाहौर। अकबर ने एक धर्म भी बनाया, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने एक धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म, और उसने इलाही संबत की शुरुआत की। और अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म बनाया उसके पहले आचार्य बने अबुल फजल। अकबर के दीन इलाही धर्म के पहले आचार्य थे अबुल फजल। नोट कर लीजिए, अबुल फजल उसके पहले आचार्य थे। अकबर के समय, भाई अकबर से पहले दरबार की भाषा थी तुर्की, और अकबर के समय दरबार की भाषा हो गई फारसी। अकबर, पूछा जाता है अकबर क्या बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाता था। क्वेश्चन आता है अकबर एक वाद्य यंत्र बजाता था, उसका नाम क्या है? नगाड़ा। नगाड़ा लिखो, अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। 30 क्वेश्चन करेंगे। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? ये क्वेश्चन गलती हुआ तो पटका पटकी होगा। बुद्ध को ज्ञान मिला कहाँ गुरु? तो ये ज्ञान मिला उरुवेला में। कहाँ मिला? उरुवेला।
बोध गया का पुराना नाम था उरुवेला। बोध गया का पुराना नाम था उरुवेला। अकबर को जो ज्ञान मिला, इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। संबोधि अकबर कह रहे हैं, बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना को, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में, उरुवेला में, उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम संबोधि कहते हैं। अंग्रेजी में एनलाइटमेंट कहते हैं। एनलाइटमेंट। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान मिला, महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला। बोध गया किस नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे बोध गया है। आज उसे फल्गु नदी कहते हैं। फल्गु नदी कहते हैं। निरंजना नदी के किनारे बोध गया स्थित है। मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा था, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को लिखिए, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम कहाँ मिले थे? वैशाली में। बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, जो कहाँ मिले थे? वैशाली में। अब बुद्ध के दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, जो राजगीर में मिले थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पर सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था और बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। नोट कर लीजिए, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध के पिता का नाम था सुद्योधन और माता का नाम था महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। और इनको बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, जिनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी। और बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी वैशाली की नगर बधू आम्रपाली। आगे आइए, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण। पहला उपदेश दिया था, उसको बोलते हैं क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ। और महापरिनिर्वाण बुद्ध के मृत्यु को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लूंगा। और संबोधि किसको बोलते हैं? संबोधि बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। और याद रखिए आप लोग, बुद्ध को एशिया महादेश का ज्योति पुंज कहा जाता है। आगे आइए, झेलम नदी का युद्ध। झेलम, लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, झेलम का युद्ध, इसी को बोलते हैं हाइडोस्पेसिस। हाइडोस्पेसिस का युद्ध, हाइडोस्पेसिस, बैटल ऑफ हाइडोस्पेसिस। तुरंत कर देना। बैटल ऑफ हाइडोस्पेसिस का युद्ध किसने? इसको बोलते हैं हाइडोस्पेसिस का युद्ध। झेलम नदी का युद्ध यह हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। पोरस और पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच बैटल ऑफ हाइडोस्पेसिस हुआ था। तो हर दिन, आज लेट कर दिया, लेकिन हर दिन शाम 7:30 बजे, कल संडे का दिन है, कल हम एक बड़ा सा सेशन करीब 100 प्रश्न का लेंगे। शाम को 7:30 से लेकर रात के 10:30 तक पूरे 3 घंटा का सेशन मैं बता दे रहा हूं। कल का सेशन शाम 7:30 से शुरू होकर रात को 10:30 तक हम लेंगे। लगातार जुड़िएगा। अगर 8 बजे से शुरू किया तो 11 बजे तक लेंगे, लेकिन कल कहीं मत जाइएगा, शाम 7:30 बजे जुड़ जाइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा सेशन तो लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस में लगा लीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। हम लगातार हर विषय के सवाल लेकर आते रहेंगे। इसी तरह का प्यार आशीर्वाद मैं आपको देता रहूंगा और आप भी मुझे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। लगातार बेहतर से बेहतर सेशन लेता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो भी मेरे पास हुनर है, जिसको हुनर को इस्तेमाल करके जो मैंने अपनी परीक्षा पास की है, पूरा हुनर झोंक दूंगा गुरु। बस लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 7:30 बजे शाम को कहीं मत जाइएगा, हर दिन शाम को 7:30 बजे आपके लिए मैं आऊंगा। तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद, लेकिन कहीं मत जाइए।
3 से 4 मिनट के अंदर आशुतोष सर आपके क्विज लेकर आ रहे हैं। कहीं मत जाना, क्विज बहुत जरूरी है। ये तुम्हें पढ़ा दिया ना, क्विज में अपना स्कोर पता चलता है कितना आया। सभी लोग क्विज से जुड़ेंगे आशुतोष सर के। तो भैया अभी तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर कहीं मत जाओ, 1 गिलास पानी पी के लौट आओ और क्विज में जुड़ जाओ आशुतोष सर का। तो भैया आशुतोष सर से 2-3 मिनट के अंदर जुड़ो तुम लोग, और अगले दिन हम मिलेंगे 7:30 बजे। कहीं मत जाना, मिलते हैं। तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।